पानी उनको तोल के दिया जाता था। मुझे बताया गया था कि आप इनको इतना पानी दे सकते हैं। तो किसी भी इंसान की अगर आप एक बेसिक चीज़ है पानी, और वो पानी के लिए जो देखा मैंने उनको, वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। जो ये है कि ये प्रोस्थेटिक बाजू है मेरा जो मैं पहनता हूँ, और ये अब तो बिल्कुल टूट गया है 2-3 साल पहले, जैसे मैंने आपको बताया तो कि क्रैक्ड है आपसे जी हाँ, ये क्रैक्ड है और ये मुझे पिंच भी करता है। इनफैक्ट ज़ख्म बन जाते हैं मेरी बाजू पे इसकी वजह से। मैंने अपने घर वालों के लिए इतनी मेहनत की है कि मैं ठेले पे सब्जियां भी बेचता था। सब कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने जिनने बहुत मदद की पापा की। हमजा शरीफ थे, उन्होंने उनको बुलाते थे, अपने साथ लंच करवाते थे। पापा की डायलिसिस हो रहे थे शरीफ मेडिकल सिटी में, तो वहाँ पे नवाज साहब जब भी नमाज़ पढ़ने के लिए आते, जुम्मा पढ़ने के लिए आते थे, तो पापा से स्पेशली मिलते थे। वो आते थे, उनका हाल पूछते थे, वो उनके लिए फ्रूट बास्केट भिजवाते थे। और शरीफ मेडिकल सिटी क्योंकि उन्हीं का है, तो वहाँ पे पापा के डायलिसिस और ट्रीटमेंट सब फ्री था। ट्रांसजेंडर है अल्मास बॉबी, उनके साथ उन्होंने मिलकर एक बैंड बनाया जिसका नाम था बालम ग्रुप, जिसमें पापा जो थे वो लीड सिंगर थे, कमेडियन थे, और अल्मास बॉबी जी वाज द डांसर। पापा तकरीबन 2 साल तक सिर्फ ढोलकी बजाते थे, उनको बोलने की इजाज़त नहीं था। फैमिली से उनको म्यूजिक वगैरह नहीं मिला था? नहीं, पापा सुहेल अंकल को बोलते थे कि ये तो मेरा हीरो है। वो बहुत प्यार करते थे सुहेल साहब से। जी, लाइक स्क्रिप्ट निकल गया थिएटर से। स्क्रिप्ट निकल गया, डांसेस आ गए। डांस भी नहीं कह सकते हैं, अगर हम ये कह सकते हैं कि वो मुजरा कल्चर आ गया था, तो वो बहुत सही बात है। तो ही बैकड आउट, वो सबसे पहले इंसान थे जिन्होंने इसको ठीक करने की जिम्मेदारी ली। लेकिन जब नहीं हुआ तो सबसे पहले बैकआउट भी सुहेल साहब ने किया। उसके बाद ये पापा ने और फिर मस्ताना साहब ने। तो मस्ताना साहब ने उनको बोला कि मैं मस्ताना हूँ, तो मेरा इसमें क्या है, वो तो डांसर्स आप उनको पकड़ें। तो वो पुलिस वाले ने मस्ताना साहब के साथ बदतमीज़ी की थी। और 2006 में अब्बा को हिंदुस्तान से फ़ोन आया कि ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज जो होता है, वो उस पे उनको एज अ गेस्ट बुलाना चाहते हैं। मेरे अब्बा ने मुझे बताया, जब कपिल हिट हो गए तो उन्होंने बताया कि ये बच्चा जो है ये मेरे घुटनों में बैठा रहा था। उन दिनों में तो वो मेरे ख्याल है लाखों रुपए में लेते थे। जब कहीं बाहर जाते थे यूरोप वगैरह, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह पैसे लेते थे। बट बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना शुरू हो गए, और कुछ खाते थे तो वो उनको हज़म नहीं होता था। तो फिर हमने चेकअप करवाया तो मालूम पड़ा कि उनकी किडनीज़ जो हैं वो काम करना बंद कर चुके हुए हैं। वो ऐसा है कि मैं बहुत हेवी मेडिकेशन पे हूँ, जैसे मैंने आपको बताया। तब भी आप इनफैक्ट आप और आपकी टीम परेशान हो गई मुझे देखकर। अल्लाह के आसरे ही चल रहा है, लेकिन मैंने कभी ये बात डिस्कस नहीं की थी किसी से। बट मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए कुछ घर का इंतज़ाम हो जाए, क्योंकि मैं एक रेंट के घर पे रहता हूँ। तो मुझे सुहेल अंकल जो है, सुहेल साहब जो हैं, मैंने आपको बताया कि वो भी करते रहते हैं। बट उनको ये नहीं पता था कि मेरी फ़िज़िकल कंडीशन इतनी सिवियर है, क्योंकि मैंने पहुँचाया ही नहीं था उन तक मैसेज। तो आई एम श्योर ये पहुँचेगा तो वो और भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज का पॉडकास्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ देर पहले फजर की नमाज हुई है और मेरे ख्याल से ये मेरी ज़िंदगी का पहला ऐसी रिकॉर्डिंग है जो मैं बिल्कुल फजर की नमाज के बाद कर रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट मेरे लिए क्यों था इसको रिकॉर्ड करना? क्योंकि इसका ताल्लुक पाकिस्तान के उस फनकार के साथ है, उस लेजेंड के साथ है जिसने पाकिस्तान के अंदर कॉमेडी की बुनियाद रखी, जिसने पाकिस्तान के अंदर लोगों को एक ऑप्रेस्ड माहौल के अंदर हंसना सिखाया। लोग तंग दस्ती में होते थे तो उनको अगर सुन लेते थे तो लोगों को खुशी होती थी, वो हंसते थे। बगैर किसी तारुफ के आपको जिनसे मिलाने लगूं, आप उनको देख के आज परेशान होंगे। वो बब्बू बराल साहब के बेटे हैं, नबील बराल साहब। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी, और थैंक यू फॉर अप्रोचिंग मी। और आपसे जब मेरी बात हुई और आपके टोन में जो एक कंसर्न था, वो इतना जेन्युइन लगा मुझे कि मैंने बोला कि आई वांट टू डू इट एज सून एज पॉसिबल। नबील, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन तो ऑब्वियसली, क्योंकि आपके वालिद साहब ऐसा शायद ही कोई पाकिस्तान में शख्स हो जिनको उनके बारे में ना पता हो। यार कुछ मैंने जब आपकी वीडियो देखी एक, और मुझसे ना कंट्रोल नहीं हुआ, मुझे एक तकलीफ शुरू होगी मेरे जिस्म के अंदर कि यार पाकिस्तान में हो क्या रहा है, कि पाकिस्तान के वो आर्टिस्ट जिन्होंने पाकिस्तान के लिए ज़िंदगियां वक्फ कर दी और सारी उम्र स्टेज पे खड़े रहे, हंसाया। अब क्योंकि हालात इस तरह के हैं पाकिस्तान के, मैं भी बहुत परेशान होता हूँ। तो समटाइम हम परेशान होते थे ना, तो हम ना उनको सर्च करते थे बब्बू बराल को यूट्यूब के ऊपर, और अभी भी वो जिंदा है। बिल्कुल बेशक। वो भी लोगों के दिलों में जिंदा है। और यूट्यूब अभी आप ओपन करें और उनको आप सुन लें 5-10 मिनट के लिए, तो आपको एथिकल कॉमेडी मिलती थी। नबील, सबसे पहले मुझे बताएं, आपकी एक वीडियो वायरल हुई, क्या सूरत हाल है, क्या चल रहा है?
वो जो वीडियो वायरल हुई वो एक्चुअली उसका इंटेंशन वायरल करने का तो नहीं था, बट लोगों का प्यार है कि उन्होंने देखा, एंड अब्बा से जो उनकी मोहब्बत थी उसका उन लोगों ने भरपूर साथ दिया मेरा, और लोगों ने उसको वायरल किया समहाउ। तो वो एक मेरी जो अभी कंडीशन है, आपने भी वो वीडियो देखी है, तो वो उसी के बारे में है। एंड अभी फ़िलहाल तो यही है, ज़िंदगी में भी ऐसा ही चल रहा है कि बस गुज़ारा हो रहा है, मुश्किल से हो रहा है लेकिन हो रहा है। इस पे नबील आते हैं। सबसे पहले नबील ये बताएं कि कैसा बचपन कैसा था? बचपन मेरा बहुत अच्छा था, अल्हम्दुलिल्लाह बचपन बहुत अच्छा था। वही हमारे घर पे बहुत सारे लोगों का आना-जाना था, फ़नकारों का, और अच्छा माहौल था। ऑल्दो मेरे अब्बा थोड़े स्ट्रिक्ट थे स्टडीज़ के मामले में और बाकी चीज़ों के मामले में, लेकिन बचपन हमारा अच्छा गुज़रा। आई वेंट टू अ वेरी गुड स्कूल। मैं एलजीएस से इनिशियली पढ़ा हूँ, फिर हम लोगों ने बिकन हाउस और सिटी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। सो ये सब डिफरेंट स्कूल से हम थोड़ा-थोड़ा करके पढ़े हैं, मतलब ब्रांचेस शिफ्ट होती थी जहाँ घर जब शिफ्ट होता था तो स्कूलिंग अच्छी हो गई हमारी। तो बचपन तो अच्छा गुज़रा, बट फिर जब अब्बा बीमार हो गए उसके बाद ज़ाहिर है हालात थोड़े बिगड़ गए। अच्छा, क्या हुआ क्या था एकदम ये जब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आई, हालात बिगड़े, तो क्या हुआ क्या था? अच्छा, अगर बात की जाए तो अब्बा ने थिएटर तो बीमारी से पहले छोड़ दिया था। उसका रीज़न ये है कि अभी जो थिएटर, जिस तरह अभी आपने शुरुआत में बात की है, जो थिएटर आप देखते हैं या आपकी फैमिली देखती थी, वो अब थिएटर नहीं हो रहा है, और वो 2003 या 4 में ऐसा थिएटर होना शुरू हो गया था। इट वाज़ वेरी कमर्शियलाइज़्ड। इससे पहले थिएटर ऐसा नहीं था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा कमर्शियलिज़्म हो गया था थिएटर में। तो आई रिमेंबर एक बार 2005 की बात है, इट वाज़ 2005, और अब्बा मेरे घर आए तो वो बहुत डिप्रेस्ड थे। अब मेरे अब्बा, आप उनके कोई भी इंटरव्यूज़ निकाल के देख लें, ही वाज़ वेरी कंसर्न्ड अबाउट हिज़ कंट्री, और वो अपने काम के लिए बड़े संजीदा थे। मतलब पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज पेश करने के लिए, और कुछ भी होता था मुल्क में तो ही यूज्ड टू गेट वेरी अपसेट। तो वो घर पे आए एंड ही वाज़ वेरी अपसेट, और मेरी अम्मा ने पूछा कि क्या हुआ है? तो उन्होंने बोला कि आज मैं जब सेट पे था, स्टेज पे था, तो मैं अपना डायलॉग डिलीवर कर रहा था, और मेरे साथ एक डांसर भी थी, उनके साथ मतलब मेरी एंट्री थी। तो पब्लिक ने बोलना शुरू कर दिया कि गाना लगाओ, गाना लगाओ। आई वाज़ डिलीवरिंग माय डायलॉग, और उसी के दौरान उन्होंने, मैं बोल ही रहा था तो गाना लगा दिया। तो उन्होंने बोला कि अब ये थिएटर मेरे लिए, मेरा नहीं, वो नहीं रह गया जो मैं करता था। इसी दौरान आई थिंक सुहेल अंकल ने भी छोड़ दिया हुआ था, सब बड़े-बड़े लोग छोड़ चुके थे। सो ही उन्होंने थिएटर छोड़ दिया बीमार होने से पहले। अच्छा नबील, बब्बू बराल साहब, इनका एग्जैक्टली नाम असल क्या है? क्योंकि हमारे में तो जो हमारे दिलों में वो जिंदा है। जी, उनका रियल नाम अयूब अख्तर है, और अयूब से बब्बू बना, और बब्बू बराल उनको, उन आई गेस उनके उस्ताद हैं, उन्होंने दिया, रंगीला साहब ने उनका ओके। नाम में हेल्प किया। एंड उनकी भी स्ट्रगल बड़ी, उनकी जर्नी बहुत फैसिनेटिंग है। अगर कभी हमें ज़िंदगी में दोबारा मौका मिला हम इस पे भी बात करेंगे। तो उनकी जर्नी जो भी मुझे जहाँ तक याद है, इट वाज़ ब्यूटीफुल। कैसे उनका कुछ चाइल्डहुड पता किस तरीके से वो? जी, अब्बा जो है वो सुई गैस के महकमे में काम करते थे बिफोर बिकमिंग एन एक्टर। उनको सब काम आते थे ये इससे रिलेटेड, गैस के चूल्हे वगैरह रिपेयर करना, ये सब। और उन्होंने मुझे बताया हुआ है कि मैंने अपने घर वालों के लिए इतनी मेहनत की है कि मैं ठेले पे सब्जियां भी बेचता था, सब चीज़ें करता था। तो वो जब ज़ाहिर है ये ठेले पे सब्जियां बेचते थे तो उनकी आवाज़ आपने शायद सुना, उनको गाना भी बहुत अच्छा गाते थे वो। हम्म। तो उनको उनको किसी ने कहा, यार तुम इतना अच्छा जब बोलते हो ना, तो उसमें बड़ा फ़नी एलिमेंट डाल देते थे। तो उनको किसी ने कहा यू शुड डू थिएटर एंड स्टफ। तो उन्होंने फिर रावलपिंडी में गए और वहाँ से काम की शुरुआत की, और फिर एक ट्रांसजेंडर हैं अलमास बॉबी, उनके साथ उन्होंने मिलके एक बैंड बनाया रावलपिंडी में, जिसका नाम था बालम ग्रुप, जिसमें पापा जो थे वो लीड सिंगर थे, कॉमेडियन थे, और अलमास बॉबी जी वाज द डांसर। दैट्स हाउ ही बिगेन हिज जर्नी। और उसके बाद उनको वहाँ से किसी ने स्पॉट किया, तारक जावेद साहब जिनकी डेथ हो चुकी हुई है, उन्होंने उनको स्पॉट किया और वो उनको लेकर आए ड्रामा करने के लिए फैसलाबाद। और उन्होंने मुझे कहा कि वहाँ से फिर लाहौर लेकर आए जब, तो पापा तकरीबन 2 साल तक सिर्फ ढोलकी बजाते थे, उनको बोलने की इजाज़त नहीं दी गई थी। बट एक दिन कोई आर्टिस्ट आई गेस मिस हुआ, एंड देन उनको एक चांस मिला, एंड उसके बाद ही नेवर लुक्ड बैक। अच्छा, मैं अभी दो बातें बड़ी इंटरेस्टिंग है उनकी लाइफ से कि वो सब्जी का ठेला लगाते जी, थे जी। और वहां पर जब वो बुलाते थे तो लोगों ने कहा यार आप बड़ा फनी एलिमेंट है, हाँ जी, हाँ ऑब्वियसली जी। सुरीले तो बहुत ज्यादा थे। म्यूजिक उन्होंने सीखा था? नहीं, म्यूज़िक उन्होंने अपनी मतलब लेटर ऑन सीखा है, और उन्होंने सीखा भी मैडम नूरजहाँ के उस्ताद जो थे, उनके बेटे हैं नईम खान साहब, उनसे सीखा। बट
उनके अंदर इंस्टिल्ड था ये, वो म्यूजिक यानी उनके कि अंदर था। फैमिली से उनको म्यूजिक वगैरह नहीं मिला था? नहीं, ऐसा नहीं था, लेकिन उनके अंदर था म्यूजिक, ही हैड ग्रेट वो सेंस ऑफ ढोलक म्यूजिक। बजाते थे? ढोलक बजाते थे, जी हाँ। वो भी खुद ही सीखे जी, थे वो वो? सब खुद खुद उनके अंदर अंदर जेनेटिकली शायद कुछ ऐसा था। अच्छा, और फिर आपने बताया कि उन्होंने म्यूजिकल एक बैंड बनाया जी, जी। जिसमें अलमास बॉबी साहिबा उस पे डांस करती थी और वो गाना गाते थे जी। वहां पर। गाना भी नहीं सीखा उन्होंने? नहीं, गाना भी नहीं लेकिन सीखा। वो तो बड़ा प्रोफेशनल गाना हाँ गाते जी, थे। बहुत प्रोफेशनल गाते थे, और लेकिन सीखा नहीं है, लेकिन सुरीले बहुत थे वो। और इसके उनकी कोई बैकग्राउंड एजुकेशन ऐसी नहीं है कि उन्होंने थिएटर सीखा हो, नहीं, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं म्यूजिक है, सीखा हो? बिल्कुल नहीं। अच्छा, यानी कि सब कुदरती था जी। वहां पर। अच्छा, फिर वो उन्होंने स्टेज जब ज्वाइन किया तो 2 साल सिर्फ? हाँ, सिर्फ वो खामोश बैठे ढोलकी बजाने के लिए। तो और अब एक बड़ी मजे की बात ये है कि जब वो आए थे ना, तो उनको पता नहीं क्यों शौक था विलन बनने का। वो बेसिकली बनना चाहते थे लॉलीवुड में विलन, क्योंकि उनको पता नहीं क्यों फैसिनेटिंग लगता था। बट जाहिर है किस्मत के और प्लान्स थे, तो वो कॉमेडियन बन गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता नाम शुरू हो गया। मुझे एक वाकया याद आ रहा है, मैं उन सब शख्स का नाम नहीं लूँगा। एक बार मेरे अब्बा एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, जो थिएटर करते हैं अभी, मतलब वो नाम नहीं मैं उनका लूँगा, बट उनके पास वो गए कि आप मुझे प्लीज़ काम दीजिए। तो उन्होंने कहा तुमने अपनी हुलिया देखा, अपनी शक्ल देखी, अपने बाल देखे? बिकॉज़ मेरे अब्बा के बहुत लंबे बाल थे। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। और फिर वो मुझे पापा की डेथ के बाद मिले। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने उस टाइम पे बब्बू को रिजेक्ट कर दिया था। तो एक टाइम ऐसा आया जब मैंने उसे अप्रोच किया अपनी एक मूवी के लिए, उनकी वाइफ एक मूवी बना रही थी। तो उन्होंने मुझे उस टाइम पे ये बात याद दिलाई, लेकिन ही वाज़ वेरी काइंड माय फादर उनके साथ। शायद मैं नाम ले सकता हूँ, हाँ बल्कि हाँ। उस्मान पीरज़ादा साहब एंड समीना पीरज़ादा जी ने उनके साथ फिर एक मूवी भी बनाई। तो वो बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता था कि बब्बू इतना आगे जाएगा, लेकिन ही वाज़ वेरी कंपैशनेट और बहुत ज़्यादा अपने काम को लेके संजीदा थे, और वो फुटपाथ्स पे भी सोए हुए हैं। उनके स्ट्रगलिंग पीरियड में उनके साथी सिर्फ थे मस्ताना साहब, सुहेल अंकल भी उनके साथ थे। तो ये सब लोग बेसिकली गुजरांवाले से थे, सुहेल अंकल भी, पापा भी। तो ये लोग वहाँ से एक साथ स्ट्रगल करने के लिए निकले। तो ये स्ट्रगलिंग पीरियड के दोस्त हैं। अच्छा, मैं अभी इस पे आता हूँ, उनके दोस्तों पे। सबसे पहले आपने एक बात बताई चूंकि मुझे नहीं पता थी, हमने तो उनको बगैर बालों के देखा हुआ है। नहीं, उनके बहुत ज़्यादा लंबे बाल थे एक्चुअली, ही हैड कर्ली हेयर्स। अच्छा। तो वो फिर उनके बाल, अच्छा उनके बालों का किस्सा बहुत मज़े का है। जब वो थोड़े फेमस हो गए, अच्छा एक चीज़ मुझे इसमें यहाँ पे बहुत ज़रूरी याद आई। अब्बा मेरे जो थे वो 90s में काम सब कुछ छोड़ छाड़ के ही वेंट टू यूएस, ठीक है, और वहाँ चले गए, और उन्होंने ये छोड़ दिया और डिसहार्टन हो गए कि यहाँ पे काम अच्छा नहीं हो रहा है। वहाँ पे वो काम करने लगे रह रहे थे। तो एक दिन उनको वहाँ पे बोलते कि वहाँ कैसेट्स आती थी ड्रामों की। तो उन्होंने देखा, एक कैसेट पे प्ले किया, उन्होंने कहा यार काम अच्छा नहीं हो रहा है, और कसम से ही लेफ्ट एवरीथिंग, यूएस से सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस आ गए। वहां पर कर क्या रहे थे एग्जैक्टली वो कुछ और जॉब्स कर रहे थे, लेकिन ये है कि वो अगर वहाँ रहते तो शायद वो कुछ और कर सकते थे, बट उनको अपने काम से मोहब्बत थी, अपने मुल्क से मोहब्बत थी, सब कुछ छोड़ छाड़ के वो वापस आ गए। उन्होंने कैसेट्स जो देखी पाकिस्तान की वहां हाँ, पर देखी? उन्होंने कहा कि थिएटर जिस किस्म का हो रहा है, मैं आपको उसको बता दूं कि उन्होंने आगे किया क्या था। उन्होंने कहा कि थिएटर जो था, मैंने देखा कि इतना अच्छा नहीं है अर्ली 90s में। तो उन्होंने कहा कि अब क्योंकि लोग देखने लग पड़े थे बाहर के मुल्कों में भी एंड एवरीवेयर, तो जब वो वापस आए और वापस आके ही गेव अस शर्तिया मिठे, विच वाज एन एब्सोल्युटली सुपर्ब वर्क बाय हिम। वो उन्होंने खुद ही लिखा, खुद ही प्रोड्यूस किया, और वो ड्रामे में अगर आपने देखा हो तो वो बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट पे और बड़ी चीज़, इट रैन इन थिएटर्स फॉर 5 years, मतलब कंटिन्यूसली 5 साल वो चलता रहा, शर्तिया मिठे। अच्छा, शर्तिया मिठे जो बेसिकली एक ड्रामा ना, हमें 4-5 जो 90s के है ना बच्चे या स्टूडेंट्स, या आप स्टूडेंट तो नहीं रहे होंगे, अब तो बूढ़े हो गए हैं वो भी, उनको ना बहुत ज़्यादा याद है ये वाला नाम शर्तिया मिठे, क्योंकि ये पाकिस्तान के फेमस एथिकल जो कॉमेडी शोज होते थे, जो आप अपने घर वालों के साथ बैठ के देख सकते थे। आई थिंक ये इनका शुमार उसमें होता है। अच्छा, उनके आपने करीबी दोस्तों में बताया जो स्ट्रगलिंग उनके साथ आर्टिस्ट बने और जिन्होंने साथ थिएटर ज्वाइन किया, जिसमें सुहेल अहमद साहब और मस्ताना साहब। जी, और भी हैं काफ़ी सारे उनके, तारिक जावेद साहब हैं, खालिद अब्बास डार साहब को वो बाबा कहते थे, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे खालिद अब्बास डार साहब की, और इरफान खूसट साहब को भी बाबा कहते थे वो। तो ये सब लोग तो मतलब ये तो वो उनके सीनियर्स थे, लेकिन जो लोग स्ट्रगलिंग पीरियड में उनके साथ थे, सुहेल अंकल हो गए या मस्ताना साहब हो गए, तो इन लोगों ने एक साथ स्ट्रगल किया, और ये लोग इक्वली प्यार करते हैं थिएटर को, बहुत कंसर्न थे उस टाइम पे भी, और तब मजबूरन दे इसलिए जाना पड़ा क्योंकि इनके मतलब का थिएटर नहीं हो रहा था। तो काफ़ी टाइम पहले ही सब छोड़ के चले गए, क्योंकि ठीक नहीं कर सकते थे तो वो चले गए। अच्छा, कोई ऐसा वाकया कि वो कभी घर आए हो और घर में भी शोगा लगता होगा जैसा? नहीं, घर में बड़े संजीदा थे वो,
इनफैक्ट बहुत ज़्यादा ही संजीदा थे। घर में उनका वो बोलते थे ये मेरा काम है, तो वो तो एक डिफरेंट चीज़ है, बट घर में थोड़ा बड़ा हमारा डिसिप्लिन था और थोड़े स्ट्रिक्ट थे पढ़ाई के मामले में भी, बाकी चीज़ों के मामले में भी, तो वो इस तरह से थे। घर में यानी कि जो स्टेज पे वो करते थे, लोगों के साथ हँसाते थे, घर में बहुत स्ट्रिक्ट थे? जी, वो टोटली डिफरेंट पर्सनैलिटी थी। मतलब घर में वो बहुत ही एक जैसे बाप होता है वैसे थे। इनफैक्ट आप मैं तो उनसे बहुत डरता भी था। वो इस बात की बड़ी तारीफ़ भी करते थे। मुझे याद है एक बार मैं हमेशा अपनी अम्मा से बोलता था कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे पापा से ले दें। तो एक दिन उन्होंने मुझे बुला के ना तो बड़ा प्यार देके मुझे बोला कि ना मैं भी अपने अब्बा से पैसे नहीं माँगता था, अपनी माँ से कहता था। तो मुझे तुम्हारी ये बात बड़ी अच्छी लगती है। तो वो घर का माहौल हमारे ऐसा था कि इस तरह से ही थे वो। अच्छा, और कभी दोस्त वगैरह आते हों, जिस जी, तरह मस्ताना साहब आते हों? मस्ताना साहब तो नहीं आते थे क्योंकि उनका कुछ आपस में कुछ प्रॉब्लम हो गया था लेटर ऑन इन लाइफ। शर्तिया मिट्ठे जो है वो मूवी बनाई थी इन लोगों ने, बट वो चली नहीं इतनी, और वो फिर इन लोगों में थोड़ा-सा झगड़ा हो गया था, तो इसलिए वो थोड़े दिन के लिए नाराज़ हो गए थे एक-दूसरे से। तो लेकिन ये है कि मस्ताना साहब से भी राब्ता था और बाकी लोगों से भी, सोहेल अंकल से भी, और अब कौन आता था? दोस्तों में सबसे ज़्यादा कौन अटैच था उनके साथ? सबसे ज़्यादा अटैच्ड तो उनके जैसे मैंने आपको बताया कि सोहेल साहब हैं, मस्ताना साहब हैं, अमानुल्लाह साहब से पापा बेहद मोहब्बत करते थे, ठीक है? तो आप उनके पुराने इंटरव्यूज़ निकाल के देखें, पापा सोहेल अंकल को बोलते थे कि ये तो मेरा हीरो है। वो बहुत प्यार करते थे सोहेल साहब से, और सोहेल साहब भी बहुत प्यार करते थे। इनफैक्ट जब पापा की डेथ हुई तो उस दिन वो मज़ाक, उनका एक शो आता है जो हस्बे हाल, वो उसका शूट पे गए, तो वो वहाँ पे रोए भी। तो वो बहुत ही उनका एक आपस में बहुत प्यारा बॉन्डिंग रिश्ता है, ऑब्वियसली। बहुत प्यारा बॉन्डिंग था उन लोगों का। अभी भी बहुत ही उनका मतलब वो अभी भी कहीं भी होता है ज़िक्र ज़रूर करते हैं उनका। अच्छा, आप भी जाते थे कभी उनका ड्रामा वगैरह जी, देखने? जी, मैं जाता भी था, और वो मतलब ज़्यादा तो नहीं लेके जाते थे, मतलब कोशिश करते थे कि ज़्यादा नहीं इस चीज़ में इंडल्जेंस हो हमारी, बट हम जाते थे। जब थिएटर मैंने आपको बताया ना कि कमर्शियलाइज़्ड हुआ, तब तो वो हम लोगों को नहीं लेके जाना चाहते थे, और फिर आगे-आगे ये है कि उन्होंने हाँ, खुद भी छोड़ दिया थिएटर। तो उनकी मोहब्बत बहुत थी थिएटर, उनको लगता था कि थिएटर इज़ द ओनली मीडियम जो सोसाइटी में चेंज ला सकता है। अच्छा, बेसिकली हम थोड़ा-सा यहाँ पर आएँगे। एक होता है लोगों की परसेप्शन है स्टेज आर्टिस्ट, हुँ, हुँ। जिनको हम बोलते हैं कि स्टेज ड्रामा होता है, वहाँ पे स्टेज आर्टिस्ट। लेकिन ये थिएटर आर्टिस्ट थे, हुँ, हुँ। जो एक थिएटर होता जी है, जो हाँ। पूरा एक ड्रामा होता है, स्टोरी बिल्डिंग होती है, लोगों को मैसेज देना होता है, और इनके ड्रामों में मैसेज होते जी, थे जी। बहुत ज़्यादा। अब तो खैर वो नहीं होते, लेकिन प्रॉब्लम तब आई जब ये सारा थिएटर जो था, हुँ, हुँ। ये कमर्शियलाइज़ हुआ। जी, जब लाइक इसमें स्क्रिप्ट निकल गया थिएटर से स्टेप निकल बेसिकली। गया, डांसेस आ गए, उनके ऊपर ज़्यादा वो कंटेंट से ज़्यादा डांस को हुँ, तरजीह दी। हुँ। तब इस टाइम पे एक पप्पू बड़ाल साहब ने इसको खैरबाद किया, जी। और साथ किन लोगों ने इनको छोड़ा, कुछ आपके ज़हन में है, आपको पता हो? एक्चुअली पापा से भी पहले सुहेल अंकल ने सबसे पहले जाकर इस चीज़ को ठीक करने की कोशिश की। ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया कि वो भी बहुत मोहब्बत करते हैं इस आर्ट फॉर्म से। सुहेल अहमद की बात जी, कर रहे जी, हैं? सुहेल अंकल। तो उन्होंने क्योंकि वो इस आर्ट फॉर्म से बहुत मोहब्बत करते हैं, तो उन्होंने सबसे पहले इसको ठीक करने की कोशिश की, और उन्होंने बहुत जी जान लगाई। उन्होंने तमासिल थिएटर में हुड ड्रामे प्रोड्यूस किए। उनको लॉसेस हुए क्योंकि लोग ऑटोमैटिकली वहाँ पर ज़्यादा इंक्लाइंड थे जहाँ पे डांसर्स थे, क्योंकि ऐसा माहौल बन चुका हुआ था अब। तो उन्होंने बहुत कोशिश की। उन्होंने एक ड्रामा बनाया इस दौरान, एक तेरा सनम खाना, जो कि बहुत ही पॉपुलर हुआ। तो लेकिन ये है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद वो फिर बचा नहीं सके। तो उन्होंने सोचा कि मैं अब इसको बचा नहीं सकता हूँ, तो मैं अब इसका हिस्सा भी नहीं बनूँगा, ये जो कमर्शियल थिएटर है डांसर्स वाला। तो ही बैक्ड आउट। वो सबसे पहले इंसान थे जिन्होंने इसको ठीक करने की ज़िम्मेदारी ली, लेकिन जब नहीं हुआ तो सबसे पहले बैक आउट भी सुहेल साहब ने किया। उसके बाद ये पापा ने, और फिर मस्ताना साहब ने। अ, बाकी लोग तो फिर उसमें ये हुआ कि जो नए लोग आ रहे थे, जो कमर्शियल थिएटर में फिट होते हैं, जो इनका अब नाम बन भी गया है, फिर वो लोगों ने इसको सँभालना शुरू कर दिया। अच्छा, मस्ताना साहब से रिलेटेड एक वाक़या, उन्होंने जो ये कमर्शियल थिएटर जब हुआ तो छोड़ा, लेकिन एक कोई प्रॉब्लम भी हुई थी वहाँ पर? जी, ये एक्चुअली बल्कि ये बात एक शो पर पहले भी किसी ने एक टेलीविज़न शो में मैं सुन रहा था कि ये, तो मुझे पहले तो लगता था कि ये पर्सनल बात है, मुझे नहीं करनी चाहिए, बट इस ऑलरेडी अभी एक मीडियम पे आ चुकी है। तो एक जगह पे मस्ताना साहब ड्रामा करने के लिए गए थे, तो वहाँ पर पुलिस की रेड हो गई। वहाँ पे वो कुछ वल्गर डांसेस वगैरह हो रहे थे। तो मस्ताना साहब को भी उन्होंने, पुलिस ने मतलब सबको गाड़ी में डाल रहे थे। तो मस्ताना साहब ने उनको बोला कि मैं मस्ताना हूँ, तो मेरा इसमें क्या है? वो तो डांसर्स हैं, आप उनको पकड़ें। तो वो पुलिस वाले ने मस्ताना साहब के साथ बदतमीज़ी की थी। तो उसके बाद वो तो ख़ैर, वो जब अगले दिन वापस लाहौर आए, तो उन्होंने आके हर थिएटर में आके अनाउंस किया कि मैं इस थिएटर को
बिल्कुल, मतलब अब मैं वो वर्ड तो नहीं बोलूँगा, बट ही लिटरली सेड कि जहाँ पे मैंने इसको इतना वक़्त दिया और आज मुझे एक पुलिस वाला मुझसे बदतमीज़ी कर रहा है, तो उन्होंने थिएटर छोड़ दिया। उसके बाद वो बिल्कुल एक मलंग टाइप आदमी बन गए थे, वो अल्लाह के साथ लो लगा ली थी मसाह साहब ने। और रीजन यही थी कि कमर्शलाइज बहुत ज्यादा हो गया जी था। हाँ। डांसेस का जो एग्जैक्टली वर्ड था, बेसिकली वो कमर्शलाइजेशन की तरफ इसको लेके गया कि डांस का एलिमेंट आया इसमें, आई क्योंकि थिंक इट्स नॉट थिएटर इवन, हम डांस भी नहीं कह सकते हैं, अगर हम ये कह सकते हैं कि वो मुजरा कल्चर आ गया था तो वो बहुत सही बात है। और ये लोगों ने फिर जो असल थिएटर बनाने वाले थे, जी, वो जिन्होंने लोग पाकिस्तान डिसहार्टन को, होके पीछे हट गए। उन्होंने फिर इसको वहां पर पीछे छोड़ा। अच्छा, उसके बाद जब उन्होंने थिएटर छोड़ दिया बब्बू बराल साहब ने 2005 में उन्होंने, जी। तो उसके बाद उन्होंने बिजनेस किया। नहीं, उसके बाद फॉर कुछ टाइम के लिए तो उनको लोग अप्रोच करते रहे कि आप काम करें, ये वो, तो उन्होंने नहीं किया। और एक ड्रामा बीच में किया ईद के लिए, क्योंकि वो भी उनके जो प्रोड्यूसर थे, उनका बेटा कर रहा था, तो उनके साथ उनका बड़ा क्लोज रिलेशनशिप था। पापा ने टेलीविज़न करना शुरू कर दिया थोड़ा बहुत, और 2006 में अब्बा को हिंदुस्तान से फ़ोन आया कि ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज जो होता है, वो उस पे उनको एज अ गेस्ट बुलाना चाहते हैं, एज अ कंटेस्टेंट नहीं। सो ही वेंट टू इंडिया, मुंबई गए वो, तो उन्होंने वहाँ पे 1 वीक रुके और उन्होंने वहाँ पे परफॉर्मेंस दी। और आप यकीन करें कि वहाँ पर उनको इतनी मोहब्बत मिली। आप बेशक अगर ये कभी उन तक पहुँचा, मेरे अब्बा ने मुझे बताया जब कपिल हिट हो गए तो उन्होंने बताया कि ये बच्चा जो है ये मेरे घुटनों में बैठा रहा था। जो लोग वहाँ पंजाब से थे वो लोग तो मेरे अब्बा को देख के दे वर सो एक्साइटेड, और उन लोगों ने बड़ी रिस्पेक्ट दी, उन पंजाबी लोगों ने। और फिर वहाँ पे उस टाइम शेखर सुमन साहब आई गेस हो थे उसमें जज, और सिद्धू साहब, तो उन लोगों ने तो बहुत प्यार दिया पापा को। आई थिंक यूट्यूब पे हैं भी वो क्लिप्स। हाँ हाँ, ऑब्वियसली मैं वही बता रहा हूँ कि जो आपके वालिद साहब हैं बब्बू बराल साहब, वो उनकी वफात नहीं हुई, वो जिंदा है। हाँ जी, वो बिल्कुल। अभी भी मैं जिक्र कर रहा था किसी से उनके बारे में, और आपका मैंने जिक्र किया कि मैंने उनके साथ एक रिकॉर्डिंग करनी है, तो वो अभी वो जानते थे उनको, उनको पूरा पता था। उसने मुझे सारे जी उनके जी। ड्रामों के बारे में बताया, क्योंकि वो समहाउ कहीं ना कहीं पर आर्काइव में सेफ है। और जो कॉमेडी का कंटेंट वहां पर था, जो मैसेजेस थे, वो तो अभी तक लोगों के दिलों में बिल्कुल। बिल्कुल घर करके बैठे हुए हैं। अच्छा, उसके बाद फिर इंडिया गए, इंडिया के बाद हाँ, इंडिया गए, इंडिया से उनको बहुत प्यार मिला, और वहाँ पर फिर तब हालात अच्छे थे पाकिस्तान और इंडिया हाँ, के। इंडिया और अच्छा, एक बात बताइएगा कि जो रेम्यूनरेशन थी, लाइक जो इसकी फीस होती थी थिएटर करने की, वो उससे गुजारा हो जाता था? नो, इट वाज़न्ट दैट गुड जितनी अभी है। अभी तो माशाल्लाह थे। असल में पता है, अब वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अब सोशल मीडिया का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा आ गया है, उस दौर में इतना नहीं था। तो तब अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं थी इतनी, और थिएटर के लिए मतलब ऑल्दो अब्बा वाज वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग एक्टर, बट ये चीज़ आपको भी पता होगी कि एक्टर्स लोगों का मेंटेनेंस के भी खर्चे हैं और बाकी चीज़ों के भी, तो वो उस चीज़ के लिए वो इतना कुछ बना नहीं सके। मुझे लोग अक्सर पूछते हैं कि आप क्या कुछ ऐसा कुछ नहीं हो सका, बट वो सिर्फ थिएटर करते थे। बता सकते हैं पर डे क्या लेते थे वो? पर डे तो नहीं, बट वो एक स्पेल होता है पर ड्रामा? मतलब 20 दिन का होता था तब। तो उन दिनों में तो वो मेरे ख्याल है लाखों रुपए में लेते थे। जब कहीं बाहर जाते थे यूरोप वगैरह, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह पैसे लेते थे, बट अच्छी अमाउंट लेते थे। लेकिन बात ये है कि क्योंकि वो अपने गाँव से, अपने घर से अकेले थे जो इस फील्ड में आए थे, तो वो बहुत सारे लोगों को पालते भी थे, और आपको पता है एक्सपेक्टेशंस लग जाती हैं लोगों की। तो उन्होंने अपना कुछ बना नहीं सके। उसका रीज़न यही है कि वो बहुत लोगों के काम आते थे, तो जो भी आता था वो उसको स्पेंड कर देते थे। जबरदस्त जबरदस्त। मेरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने बताया उनके बड़े लंबे कर्ली बाल थे, जी, कब जी। कटवाए उन्होंने? वो ऐसा हुआ था, एक फ़िल्म आई थी, ये भी बहुत मज़े का वाक़या है। उन्होंने मुझे खुद ही बताया कि रावलपिंडी में वो जा रहे थे। जैसे मैंने आपको बताया कि वो ग्रुप में एक उन्होंने बनाया था, तो वो जा रहे थे, तो अलमास बॉबी के साथ वो पिंडी में एक जा रहे थे, मरी रोड पे एक सिनेमा में मूवी देखने के लिए। तो गुज़रते-गुज़रते उन एक भाई ने, एक आदमी ने उनसे पूछा किधर जा रहे हो? तो एक फ़िल्म आई थी बिगड़ियाँ नस्लां या समथिंग लाइक दैट। तो पापा कहते, मैंने उनको कहा बिगड़ियाँ नस्लां वेखन जा रहे हैं मूवी। तो उन्होंने आगे से पापा को कहा कि वेखन दी की लोड़ है, तुसी शीशा वेख लो जाके। तो वो कहते हैं मुझे ये बात बहुत हिट की एंड मैंने फिर अपने आप को पूरा चेंज किया कि यार मैं ये बालों की वजह से बोल रहा है। तो उन्होंने फिर अपना, अच्छा उसके बाद फिर अच्छा, बिगड़ियां नस्ल बालों से हाँ, तो वो क्योंकि इनके बाल लंबे थे, वाले तो थे। उन्होंने कहा देखने क्या जा रहे हो, तो अपने आप को देख लो। तो वो उनको बात, छोटे थे उस टाइम पे, तो उन्होंने इस बात को बड़ा सीरियसली लिया, एंड देन फिर उन्होंने अपने आप को चेंज किया। बाल उनके वैसे भी कम हो गए थे आगे से,
तो फिर उन्होंने ये स्टाइल बनाया कि उन्होंने बाल आते थे उनके अभी भी, सिर्फ कम आते थे, तो उन्होंने पूरा शेव करके और उन्होंने बालियां पहन ली और वो एक उनका स्टाइल पॉपुलर हो गया उनका। ये भी अब एक स्टाइल स्टेटमेंट बन गया था उस टाइम पे कि वो टेंड करके और बालियां, जो उनका स्टाइल था वो इट वाज वेरी पॉपुलर। हमने तो ऑब्वियसली बात है, जो मुझे मेरी परसेप्शन क्या थी, क्योंकि ऑब्वियसली हम ज़्यादा डिटेल में तो जानते नहीं थे, लेकिन मेरी परसेप्शन ये थी कि ये जो है ना, ये बड़े ही नेक्स्ट लेवल म्यूजिशियन है, क्योंकि मैं म्यूजिक करता था, मैं म्यूजिक वगैरह गिटार वगैरह प्ले करता था। तो हमने देखा कि यार ये लोग तो हर वक्त टेम्पो में रहते हैं, क्योंकि म्यूजिक की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सुर और लय, जी जो बिल्कुल। चीज होती है। तो अब एक शख्स जो सुर में भी रहे, एक शख्स जो लय में भी रहे, जिसको टेम्पो का पता हो, सुर भी ना तोड़े, तो वो फिर ऐसे ही होता है कि जो बहुत ही ज्यादा सीजन्ड होते हैं ना, जिनकी उम्रें गुजरी होती हैं इस काम के अंदर। तो मेरी परसेप्शन थी जो आज टूटी कि भाई वो फैमिली से ना म्यूजिक कर रहे हैं, नहीं वो उनके वो अंदर खुद से था, उन्होंने कुछ यानी कि सीखा वो नहीं है। अताई थे। नहीं, अताई तो नहीं मैं कह सकता हूँ। नहीं, म्यूजिक के मामले में तो अताई म्यूजिक के हुए। मामले में अताई थे, मैं अब उसको बाकी उसमें आई वुडंट गो इनटू द डिटेल्स, बट हाँ म्यूजिक के मामले में अताई इन द सेंस कि म्यूजिक की सेंस तो देखें, जिस जो ऐसे लोग होते हैं उनके अंदर इंस्टिल्ड होता है, तो म्यूजिक की सेंस तो थी उन्हें। सेंस नहीं, जो अताई और जो ढाई का कॉन्सेप्ट नहीं नहीं अताई नहीं थे वो, अब मैं और नहीं बताऊंगा कि वो क्या थे, अच्छा, लेकिन चले। अताई नहीं थे। मैं बल्कि इनफैक्ट आई फाइंड इट वेरी ऑफेंसिव जब कोई अताई बोलता है हमें या कुछ भी, आप समझते हैं कि अच्छा, अताई नहीं कैसा। नहीं, मैं तो पर्सनली अपने आप को, हम तो अताई बोलते हैं हाँ, क्योंकि हमने तो बस क्योंकि आप लोग हाँ, चीजें वो सीखी जो और सीखी, उसके बाद लेकिन इसको जो हाँ साहब लोग होते हैं उनके अंदर इंस्टिल्ड होता है, जैसे इवन मस्ताना अमानुल्लाह साहब बहुत अच्छा गाते थे, आपने कभी हाँ। सुना हो तो इनके अंदर ये चीज होती है कि ये आर्टिस्टिक लोग होते अच्छा, हैं। ये जो प्रैक्टिस भी करते थे घर में? बहुत ज्यादा अपने गाने को लेके वो बहुत सीरियस थे। अभी इनफैक्ट वो कोशिश थी उनकी कि वो गाएं आगे। हाँ, आपने अभी ये मुझे एकदम बातों बातों में बात याद आ गई, जब उन्हें थिएटर छोड़ा तो उनका फोकस था गाना करने पे। तो ओके। वो हिंदुस्तान से जब वापस आए तो उन्होंने प्रॉपर्ली उसकी तालीम ली गाने की, और वो जिससे मतलब सीखा बड़े अच्छे से। तो एक बार मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा पापा आप जिनसे सीख रहे हैं आप उनसे ज़्यादा अच्छा गाते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला बेटा मुझे पता है, लेकिन आपको कोई भी काम करना है उसके लिए आपको एक उस्ताद चाहिए, ताकि आपको उसकी बेसिक्स और सब चीज़ें पता हो। तो यानी म्यूजिक करना चाह रहे थे वो? जी जी, वो करना चाह रहे थे, लेकिन फिर वो बीमार हो गए उसके बाद। अच्छा, बीमार कैसे हुए, ये अब एक बड़ा क्रूशियल क्वेश्चन है। पापा का आई गेस 2006 में जब वापस आए वो हिंदुस्तान से, उसके बाद फिर वो अपने म्यूज़िक में लग गए और उसके लिए मतलब रिहर्सल्स ये सब चीज़ें करना शुरू हो गए। तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना शुरू हो गए, और कुछ खाते थे तो वो उनको हज़म नहीं होता था, तो हमें लगा, उन्होंने पहले सोचा फूड पॉइज़निंग ये है। इंडिया से जब आए हैं वो हाँ जी, लाफ्टर चैलेंज करके? उसके बल्कि इमीडिएटली ऐसा हुआ उसके आने के बाद ना, जब वो आए तो वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, मतलब उनको उल्टियाँ आ रही हैं, फूड पॉइज़निंग लगी। तो मैंने कहा पापा आपको क्या हो गया है? तो बोलते हैं कि वहाँ का खाना मुझे सूट नहीं किया, तो वहाँ पे राजमा चावल मैंने मँगवा के देखा, पता नहीं कोई एक्सोटिक चीज़ है, तो वो लाल लोबिया था, तो वो कहते हैं कुछ ऐसा मज़े की चीज़ नहीं थी वहाँ पे। तो प्रॉब्ली शायद मुंबई का खाना उनको सूट नहीं किया, हमें भी यही लगा। तो जब तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई तो वो फिर हमने चेकअप करवाया, तो मालूम पड़ा कि उनकी किडनीज़ जो हैं वो काम करना बंद कर चुके हुए हैं। और ये भी एक बड़ी बात है, मुझे याद आ गई कि पापा ने हमें नहीं बताया कि उनकी किडनीज़ ख़राब हो गई हैं। उन्होंने खुद हॉस्पिटल गए, उनको डायग्नोस हुआ जबकि किडनीज़ ख़राब हो गई हैं, तो उन्होंने ये बात छुपा ली हम लोगों से, और वो इसका खामोशी से बैठ के अपना गाना सीखते थे, और उल्टी आती थी तो वो बताते कि हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी तबीयत, मुझे सिकनेस है शायद, वो मैं आया हूँ दूसरे मुल्क से इसलिए। तो एक दिन ऐसे ही मेरी अम्मा बीमार हुई, तो मैं उनको लेकर गया उस हॉस्पिटल में जहाँ पे पापा भी जाते थे। तो उन बातों-बातों में बात निकली, उन्होंने कहा आपको बब्बू साहब अब कैसे हैं? तो मैंने कहा हाँ जी, अभी भी उनको उल्टियाँ वगैरह आ रही हैं। तो वो कहते हैं इस तरह तो होता ही है जब जब इंसान के किडनीज़ काम करना बंद करते हैं। तो वो हमारे लिए इतना शॉकिंग था कि उन्होंने 6-7 महीने ये बात हमसे छुपा के रखी, क्योंकि हम लोग छोटे थे बच्चे हम लोग, तो उनने इस बात को बताया नहीं। तो वो चीज़ तो एक ऐसे जैसे पैरों से ज़मीन निकल जाती है। तो फिर आके हमने उनको कन्फ्रंट किया कि पापा आपने क्यों नहीं बताया? तो उन्होंने ये बोला कि मैं चाहता था कि आप लोगों को मैं ना बताऊं, जब मेरे पास कोई इसका इंतज़ाम हो जाए, कुछ ट्रीटमेंट मैं अपनी इसका देख लूं क्या हो सकता है, फिर मैं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। तो वो उनका कंसर्न हमारे साथ ही था। लेकिन खैर वो फिर उस आहिस्ता-आहिस्ता वो उनकी हेल्थ डिटोरिएट हो गई, और अ, बिगड़ने लग गई तबीयत उनकी। और उसके बाद फिर उसके बाद तो उनकी तबीयत इस कदर बिगड़ गई थी, आई रिमेंबर उनके डायलिसिस पे थे वो, और वो तो वक़्त मैं आज भी याद करता हूँ तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल इसलिए था क्योंकि अ, आप किसी भी इंसान का अगर आप उसको पानी अगर आप दे रहे हैं ना,
पानी उनको तोल के दिया जाता था। मुझे बताया गया था कि आप इनको इतना पानी दे सकते हैं। तो किसी भी इंसान की अगर आप एक बेसिक चीज़ है पानी, और वो पानी के लिए जो देखा मैंने उनको, वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। जो और ऑब्वियसली यार अटैचमेंट तो वो पाकिस्तान के हर पाकिस्तान के दिल में इतने वो अगर घुसे हुए थे, तो अपनी जो औलाद है उनके साथ तो बहुत ज़्यादा प्यार होगा उनका। उन्होंने बताया ही नहीं, उन्होंने कोशिश की कि वो खुद ही इसको ठीक कर दें, क्योंकि वो मैंने आपको बताया ना, ही वाज द मैन ऑफ द फैमिली, नॉट घर का नहीं, बाकी अपने और रिश्तेदारों लोगों के लिए भी। तो उन्होंने कहा ये मैं ही थॉट कि ये हो जाएगा, मैं कर लूँगा, लेकिन नहीं हो सका। उन्होंने शायद बाकी लोगों को भी बहुत लेट जाके बताया, और उन्होंने ये बात ऐसे बताई कि एक तो उनको एक रेडियो से कॉल आई न्यू ईयर पे। तो उन्होंने कहा हम आपको लाइव देना चाहते हैं। एक प्राइवेट रेडियो स्टेशन था, तो उन्होंने उसको कॉल पे लिया। तो ऐसे ही ना जिस्ट में उन्होंने बोल दिया पापा ने, कि उन्होंने कहा कैसे हैं आप बब्बू साहब। तो उन्होंने कहा बहुत तबीयत नासाज है, बल्कि सारे साज ही टूट गए हैं, उन्होंने ऐसे बोला। तो वो रेडियो जॉकी जो थी लड़की, उन्होंने कहा हैरियत है क्या हुआ। तो उन्होंने ऐसे ही रेडियो पे ऐसे बोल दिया कि मेरे गुर्दे फेल हो गए हैं। और उसके बाद ये चीज़ उसी, हालांकि तब सोशल मीडिया नहीं था 2007-8 में, बट वो एकदम से ब्लू अप और सब लोगों के फ़ोन आना शुरू हो गए। फिर लोगों ने राब्ता भी किया। उस रेडियो इंटरव्यू, हालांकि टेलीविज़न पे भी नहीं, उस रेडियो के थ्रू वहाँ पे टेलीविज़न पे चलना शुरू हो गया टिकर। और फिर विदिन 2 आवर्स हमारे घर पे सब लोग आ गए, सब फनकार उनकी तबीयत पूछने के लिए, एवरीबडी। इवन उमर शरीफ साहब आए, मोइन अख्तर साहब भी आए, दूसरे शहरों से लोग आए उनका हाल पूछने के लिए। अच्छा, ये जो आपके वाले साहब बब्बू बराल साहब थे, ये पॉलिटिकली भी अलाइंड थे बहुत ज़्यादा। जी, वो पॉलिटिकली ऐसा है कि वो जो मुल्क के लिए अच्छा था वो उनको अच्छा लगता था। और लेकिन ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने जिनने बहुत मदद की पापा की, और वो खड़े रहे। एंड उन लोगों ने अच्छा, ऐसा है कि आप मदद ही सिर्फ सब कुछ नहीं होती है। मैं नाम अगर ले सकता हूँ तो जैसे हमजा शरीफ थे, उन्होंने उनको बुलाते थे, अपने साथ लंच करवाते थे। पापा की डायलिसिस हो रहे थे शरीफ मेडिकल सिटी में, तो वहाँ पे नवाज़ साहब जब भी नमाज़ पढ़ने के लिए आते, जुम्मा पढ़ने के लिए आते थे, तो पापा से स्पेशली मिलते थे। उनकी नवाज शरीफ बहुत, साहब। जी, जी, ये उनकी बहुत ही, मैं इस चीज़ को कभी भूलूँगा नहीं कि वो आते थे, उनका हाल पूछते थे, वो उनके लिए फ्रूट बास्केट भिजवाते थे। और शरीफ मेडिकल सिटी क्योंकि उन्हीं का है, तो वहाँ पे पापा की डायलिसिस और ट्रीटमेंट सब फ्री था। तो वो इस तरह से ख़्याल रखते थे। हमज़ा भाई तो उनको घर पे बुला के लंच भी मतलब करते थे, उनके साथ बहुत मोहब्बत करते थे। तो ये था उनका, वो तो हमज़ा को कहते थे ये मेरा हीरो है, और खूबसूरत पॉलिटिशियन है, वो बहुत मोहब्बत करते थे। उनके साथ। जी, जी। और कितना था, यानी कि किस किस तरह मिलना था, डेली बेसिस पे कि नहीं, मंथली डेली वीकली? बेसिस पे तो नहीं, मतलब कभी जब भी वो कोई ऐसा होता था कि कभी भी वो थोड़े-थोड़े दिन बाद कोई चेक दे देते थे। और उसका कहीं-कहीं चेक्स का तो अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ था, मतलब वो बताते नहीं थे, बट वो आके बुला के दे देते चेक थे। इन टर्म्स ऑफ यस, अमाउंट समथिंग? अमाउंट्स, यस। तो वो आकर दे देते कि आप प्लीज़ रखिए, आप अपना मतलब करिए इससे जो भी यूटिलाइज़ करना है, ठीक है? तो इस तरह से करते थे। कोई ऐसे पॉलिटिशियन जिनके साथ बहुत ज़्यादा दोस्ती हो बब्बू बराल साहब की? दोस्ती उनकी आई थिंक हमज़ा शहबाज शरीफ साहब के साथ थी। वो भी इस तरह से कि वो मेरे अब्बा बहुत उनको पसंद करते थे। तो वो हम अब्बा के साथ लंच भी करते थे ऑन एंड ऑफ, और उनके साथ कांटेक्ट में भी रहते थे। और वैसे भी मतलब ही यूज़्ड टू बातचीत करते रहते थे। और इतने आपस में अगर आपको कोई पॉलिटिशियन आपके साथ कांटेक्ट में भी है तो वो बड़ी बात होती है। तो वो उनका ऐसा आप एक दूसरे के साथ मोहब्बत थी। मुझे याद है आज भी कि एक बार पापा ने उनसे बोला कि आपके, मैं यहाँ जब भी आपको मिलने के लिए आता हूँ, मुझे वो जगह ठीक से याद नहीं, माल रोड पे चिड़ियाघर के बिल्कुल साथ कोई है जहाँ पे वो हमज़ा शरीफ साहब होते थे। तो हम लोग वहाँ गए, तो उन्होंने कहा मुझे आपके यहाँ की कॉफ़ी बहुत पसंद है। तो उन्होंने बोला कि आपको जब कॉफ़ी पीनी हो आप आ जाया करें यहीं पे। लेकिन ये है कि जब वो बीमार भी हुए, ये उस दौरान की बात है कि वो ऑन एंड ऑफ भी कोई भी ज़रूरत होती थी तो उनको बोल दिया जाता था। सबसे बड़ी बात है उनकी डायलिसिस, उनकी ट्रीटमेंट उनके हॉस्पिटल में हो रही थी शरीफ मेडिकल सिटी में। तो उसके अलावा भी वो करते रहते थे फाइनेंशियल एड। लेकिन ये है कि पापा मुँह से नहीं कहते थे फाइनेंशियल एड का, इसलिए वो कहते थे मुझे कहना ना पड़े। तो बिना की कहे अगर वो करता था कोई, तो वो ये लोग थे।
अच्छा, यानी कि हमजा शहबाज उस टाइम पे बिना कहे ख्याल रखते थे जी रखते थे और बहुत प्यार फाइनेंशियली, से मिलते थे। लाइक आपका जो जितना भी खर्चा था, जो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, जी हाँ। शरीफ मेडिकल सिटी में वो आपको टोटल फ्री था वहाँ पर। जी हाँ। इवन के नवाज शरीफ साहब आपके लिए फ्रूट की बास्केट जी जी हर जुम्मे, जी जब जी भी जब भी डायलिसिस होता था, डायलिसिस होते थे उनकी तरफ से आती थी फ्रूट बास्केट। और दोस्ती उनकी सबसे ज्यादा हमजा शरीफ साहब के साथ थी। जी जी। अच्छा, हमजा साहब को इस बात का आइडिया था, किसी ने कहा कि फाइनेंशियल हेल्प करें, या वो खुद ही बस? नहीं मैंने आपको बताया ना कि मेरे अब्बा ने जब लोगों से मतलब कहा फाइनेंशियल एड का, तो वो बहुत लेट कहा, जब सब कुछ चला गया, वी हैड नथिंग लिटरली, घर भी नहीं, रेंटेड घर में और सब कुछ, गाड़ी नहीं, तब जाके उन्होंने मजबूर होकर कहा। वो चाहते थे, उन्होंने मुझे एक दिन ये कहा कि मैंने इस मुल्क को इतना कुछ दिया है, इन लोगों को मुझे पूछना चाहिए मैं इन तक अपनी बात क्यों पहुंचाऊं। और नहीं, उस दौरान किसी ने अप्रोच नहीं किया, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी ट्रीटमेंट फ्री थी वहाँ पे, और हमजा भाई के साथ कांटेक्ट था, तो वो उनको खुद ही कर देते थे कुछ ना कुछ, तो उनको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आपके वालिद साहब हॉस्पिटलाइज्ड थे उस टाइम के ऊपर, और मुसीबतें बढ़ती जा रही थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, जिसके अंदर मुझे बहुत खुशी हुई है जान के कि हमजा शहबाज शरीफ साहब ने आपको फाइनेंशियली भी, मॉरली भी, और इवन के नवाज शरीफ साहब ने शरीफ मेडिकल सिटी के अंदर आपको टोटली फ्री जी फैसिलिटेट किया था उन्होंने। फैसिलिटेट किया, इवन के फ्रूट बास्केट्स आपके लिए भेजते थे। तो फिर एकदम क्या प्रॉब्लम हुई कि आपकी, जो मैंने भी कंडीशन देखी और जो आपकी वीडियो देखी, और उसके बाद मेरे पास एक्चुअली अल्फाज नहीं है, ये क्या हुआ, क्या था? वो ऐसा हुआ था कि मुझे एपिलेप्सी है, मतलब तब डायग्नोज नहीं हुई थी, उसके लेटर ऑन डायग्नोज हुई। तो मैं अपने घर की छत पे था, टहल रहा था शायद, तो अचानक से मुझे एक अटैक आया और मैं छत से गिर गया। जहाँ तक मुझे याद है कि एपिलेप्सी में आपका टोटली कंट्रोल तो नहीं होता है, मेरे पास एक एपिलेप्सी अटैक की वीडियो भी है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो उसमें मुझे इतना कॉन्शियसनेस तो नहीं होता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, बट फिर भी इन द बैक ऑफ माई माइंड मुझे था कि मैं शायद गिर रहा हूँ या कुछ हो रहा है गलत मेरे साथ। तो मैं अपने घर की छत, क्योंकि वो जो मेरा घर है जहाँ पे हम रह रहे थे, रेंट का घर था, उसकी ना जो बैरियर था वो बहुत छोटा था और मेरी लो इधर पेट तक आ रहा था। तो जब मैं स्लिप हुआ हूँ, तो मैंने जल्दबाजी में ऐसे हाथ किया, तो वो मेरा हाथ जो था लेफ्ट हैंड, वो 11,000 वॉट की तार के ऊपर पड़ गया, क्योंकि वो हमारे घर के बहुत इतने डिस्टेंस पे थी। मैं यहाँ था और वो तार यहाँ पे थी, वो इस पे पड़ा, और उसके बाद मुझे कोई होश नहीं थी। मुझे जो लोग नीचे थे उन्होंने बताया कि आपके बॉडी में से जैसे फायरवर्क्स होते हैं उस तरह से पटाखे निकल रहे थे, और मैं वो 3 स्टोरी बिल्डिंग से नीचे गिरा। और ये तो सुना है कि उधर ही जल के आधा आधा उंगलियां जल गई, सब उतर गया था। क्या आपका हाथ उस टाइम पे? जी हाँ, ये जल गया। ये तो हाथ मेरा प्रोस्थेटिक है, ये मैं आपको बताता हूँ, ये भी मैंने खुद लगवाया हुआ है 2-3 साल पहले। खुद नहीं, मतलब एक दोस्त है मेरे, वहाज, वो करते हैं इसमें मेरी हेल्प ऑन एंड ऑफ, और एक हमारी एक्ट्रेस भी हैं, उनका नाम वो मना तो करती हैं मुझे लेने से, लेकिन मैं ज़रूर लूँगा, रेशम जी, उन्होंने ये इसके लिए मेरी मदद की। तो खैर ये अभी उन तक ये मेरी मैसेज पहुंचा नहीं, वरना वो दोबारा अप्रोच करेंगे। ये है कि ये प्रोस्थेटिक बाजू है मेरा जो मैं पहनता हूँ, और ये अब तो बिल्कुल टूट गया है 2-3 साल पहले, जैसे मैंने आपको ये बताया तो कि। क्रैक्ड है यहाँ से। जी हाँ, ये क्रैक्ड है। मैं देख सकता हूँ जी जी, इसको? आप देख सकते हैं प्लीज़। और ये क्रैक्ड है, और ये मुझे पिंच भी करता है, इनफैक्ट ज़ख्म बन जाते हैं मेरी बाजू पे इसकी वजह से। ये क्रैक आपके बिल्कुल यहाँ पर जी हाँ। स्कार्स आए हुए हैं। जी हाँ, वो इसीलिए आए हुए हैं क्योंकि ये उस जो क्रैक्ड है वहाँ से पिंच हो जाता है, और उसकी वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसकी ये प्रॉब्लम है। बट ये एक्सपेंसिव होता है? जी हाँ, ये एक्सपेंसिव होता है। खास मटेरियल का होता हाँ, है? कुछ की कहीं जर्मनी से इंपोर्ट होता है, और ये इसकी डिफरेंट किस्म की वैराइटीज़ होती हैं, तो एक्सपेंसिव होता है, फ्रॉम 1 लाख टू 5 लाख, तो वो डिफरेंट होता है। बट मैं आई कुडंट अफोर्ड ज़्यादा महंगे वाला, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो लोगों ने मेरी मदद की उन लोगों के हिसाब से तो मैं ये ले सका था। अभी मैंने विटनेस भी किया जब आप नीचे आए, तो आप लाइक मौसम बहुत अभी गर्म, पंखा चलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप स्वेटिंग हो रही थी आपको। जी हाँ, वो ऐसा है कि मैं बहुत हैवी मेडिकेशन पे हूँ, जैसे मैंने आपको बताया, तब भी आप इनफैक्ट आप और आपकी टीम परेशान हो गई मुझे देखकर, तो आप लोगों ने कहा पंखा चलाएं भाई, आपकी तो बहुत एकदम से पसीने आ रहे हैं, और सीढ़ियाँ, आम बंदा सीढ़ियाँ उतरने में जितना टाइम लगाता है, मेरा ख्याल है मुझे 15-20 मिनट सीढ़ियाँ उतरने में ही लग गए, इतनी स्ट्रेस भी नहीं है। तो उसका रीज़न ये है कि एक तो मैं बहुत ही हैवी मेडिकेशन पे हूँ जिसमें एंटीबायोटिक्स हैं, और
दूसरा मैं बहुत सीवियरली एनीमिक हूँ, मतलब मेरी खून की बहुत शदीद कमी है, तो मैं आयरन सप्लीमेंट्स पे हूँ। मुझे खून लग नहीं सकता है क्योंकि मुझे रिएक्शन हो जाता है उसका, तो इसलिए मैं आयरन सप्लीमेंट्स पे हूँ। तो उसका रिएक्शन ये होता है कि बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा इस तरह से हो जाता है, तो वो है। कभी आपको फील हुआ ये जो आपके साथ एक वाक़या हुआ, आपके सडनली आपके फादर की डेथ हो गई और ये वाला एक प्रॉब्लम आ गया कि मैंने आपकी टांगों को विटनेस किया, लाइक वो मसल्स जो हैं उसके कट चुके जी हैं, हाँ। चलने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो किस तरह चल रहा है सब कुछ? बस अल्लाह के आसरे ही चल रहा है, लेकिन मैंने कभी ये बात डिस्कस नहीं की थी किसी से, बट अभी मैं अब एक ऐसी सर्टेन एज में आ चुका हूँ, ऑल्दो 30 साल कोई उम्र तो नहीं है, बट ज़ाहिर है जब आपके साथ एक बीमारी हो और एक डिसेबिलिटी हो तो आप उस तरह से, अब मैं अपने इस एज में आके जब से 30s में आया हूँ, मैं उतना एक्टिव नहीं रह सका हूँ और बॉडी में अब उतनी जान नहीं है, तो इसीलिए मुझे अब ये इसके बारे में कहना पड़ा, वरना मैं जब तक कोशिश कर रहा था कि मैं खुद मैनेज करूँ, मैंने किया। और जैसे मैंने आपको बताया है कि 2-3 लोग ऐसे हैं जिनका मैं नाम भी लूँगा इनफैक्ट, जिन लोगों ने हेल्प किया। तो लेकिन अब ये था कि अब आपने मेरी वीडियो भी देखी है, आपने विटनेस भी किया है कंडीशन को, अब इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू सर्वाइव विदाउट असिस्टेंस, तो ये है। मैं मेरे पास तो अल्फाज नहीं है, ऑब्वियसली मैं जिस जिस इस टाइम पे कैफियत में हूँ, मेरे पास लिटरली उस बात के अल्फाज नहीं है। मैं चाहूँगा कि ज़रूर एटलीस्ट गवर्नमेंट तो इस चीज़ का कोई अभी हल निकाले कि पाकिस्तान के वो सितारे, वो लेजेंड्स जो अभी भी जिंदा हैं, जिनका बच्चे बच्चे को नाम पता है, जिन्होंने एथिकल कॉमेडी की, थिएटर का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में दिया, अगर उनके जाने के बाद उनकी फैमिली इस हालात में, और आप घर के खुद जी हाँ। सबसे बड़े बच्चे आप ही हैं जी और हाँ। आप इकलौते बेटे हैं, हुँ। और आपके साथ अगर ऐसी सिचुएशन आई है, तो सबसे पहले जो मैं इसमें ऑब्वियसली एज अ सोसाइटी, क्योंकि आपके वालिद साहब के हम लोग भी फ़ैन हैं, आपको देख के भी एक इंस्पिरेशन मिल रही है कि किस तरीके से आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं अपनी, और मैंने कुछ चीज़ें विटनेस की, आपको देखने के बाद असल चीज़ों का पता लगता है। तो ये मेरी एक छोटी सी फैसिलिटी है, यहाँ पर हम लोग रिकॉर्डिंग्स भी करते हैं, यहाँ पर वीडियो एडिटिंग भी होती है, तो आपको अगर लगे कि आप माशाल्लाह बहुत गुड लुकिंग आदमी हैं, थैंक यू। कि आपको कभी व्लॉग्स करने हैं या आपको अपना यूट्यूब चैनल बनाना है, जी, जी। आपको कुछ भी करना है, तो ये फैसिलिटी आपके लिए थैंक यू, बहुत शुक्रिया। 24/7 बहुत अवेलेबल शुक्रिया, है। बहुत शुक्रिया। लेकिन इसके साथ ही मेरी रिक्वेस्ट होगी कि जो आला हुकाम है, अब वो इसको ज़रूर देखें। हमजा शरीफ साहब ने बाद में कुछ आपका राब्ता नहीं रहा उनके साथ? नहीं, मेरा राब्ता नहीं रह सका उनके साथ। हालाँकि जो कंवल नुमान साहिबा थी, उनको उन्होंने ही भेजा था मेरे पास मेरी ट्रीटमेंट के लिए। बट पता है, आप ये समझ सकते हैं कि एक तरफ मेरे अब्बा बीमार हैं, एक तरफ मैं हॉस्पिटलाइज़्ड हूँ। तो वो माहौल ऐसा नहीं था कि मैं किसी से भी राब्ता खुद कर सकूँ और उन तक मेरा पैगाम भी नहीं पहुँचा, आई गेस। मैं उम्मीद करूँगा कि आपका जो आप जो